हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में कुछ और अच्छे अच्छे वर्ड्स यानी अच्छे अच्छे टर्म्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स आज हम लोग सीखेंगे। और आज इस वीडियो के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग जो टर्म्स देखने वाले हैं वो है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो हम लोग कैश में भी सेल परचेस करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं। ठीक है, यानी गुड्स और सर्विसेज जब हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग कैश में भी सामान बेचते हैं और उधार यानी क्रेडिट में भी गुड्स को सेल करते हैं कस्टमर्स को। तो जब हम लोग क्रेडिट में कस्टमर को कोई गुड्स या सर्विस देते हैं तो हम उसका पैसा हम लोग फ्यूचर में बाद में यानी कि 15 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, तो वही जो पैसा हम लोग उधार में कस्टमर को दे रखे हैं और वो पैसा बाद में हम लोग लेंगे कस्टमर से, उसी अमाउंट को, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब आइए मैं उसको डिटेल में समझाता हूं। Trade receivable refers to the amount that the business expect to receive from its customer in the future for goods and services that have been delivered but not yet paid for। ठीक है, यानी गुड्स और सर्विसेज हम लोग कस्टमर को सेल कर चुके हैं लेकिन उसका पैसा हम लोग बाद में फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यानी बिजनेस में जो भी उधार हम लोग सेल करते हैं उसका टोटल अमाउंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल होता है। ये ट्रेड रिसीवेबल 2 टाइप का होता है, एक होता है डेटर्स और एक होता है बिल रिसीवेबल। ठीक, डेटर्स किसको बोलते हैं? डेटर्स और बिल रिसीवेबल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब वही है, यानी दोनों ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब वही है कि हम लोगों को कस्टमर से फ्यूचर में पैसा लेना है। अब एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। मान लो कि एक मेरा कस्टमर है जिसका नाम है ए नाम का मेरा एक कस्टमर है जो कि मेरे से उधार ले जाता है। बहुत पुराना कस्टमर है, मैं इसको चेहरा देखते ही उधार में गुड्स दे देता हूं। ठीक है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन हम लोग नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई पेपर नहीं बनाते हैं, बस इनको विश्वास पर उधार दे देते हैं। ठीक है, और ये भी विश्वास पर पैसा लाकर दे देते हैं। तो ये जो मिस्टर ए है, जो मेरे पुराने कस्टमर है, ये किस कैटेगरी में आएंगे? इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको डेटर बोलेंगे। ठीक, और दूसरी तरफ एक मिस्टर बी है जो कि एक नए कस्टमर है। ठीक है, ये भी मेरे से उधार मांग रहे हैं। ठीक, मुझसे उधार मांग रहे हैं कि आप मुझे गुड्स और सर्विसेज जो भी है उधार में दे दीजिए, बाद में पेमेंट कर दूंगा। लेकिन ये अननोन पर्सन है, न्यू कस्टमर है, तो हम लोग इनको उधार देंगे लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे और उस डॉक्यूमेंट में ये रिटर्न में लिखकर साइन करके देंगे कि ये जो पैसा है उधार का ये कब पेमेंट करेंगे, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद। ये पेपर इनसे लेने के बाद हम लोग इनको उधार में गुड्स देंगे। अगर ये इसका पैसा हम लोगों को नहीं देते हैं तब हम लोग इनके अगेंस्ट में क्या करेंगे? लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको विश्वास पर चेहरा देख के हम लोग उधार दे देते हैं और इनसे एक पेपर पे साइन करवाने के बाद उधार देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल हो जाता है। यानी मिस्टर ए को जो उधार हम लोग दिए हुए हैं वो क्या है? डेटर है, और मिस्टर बी को जो हम लोग उधार दिए हुए हैं वो क्या कहलाएगा? बिल रिसीवेबल कहलाएगा। दोनों का मतलब सेम है, बस एक से पेपर नहीं लेना है और एक से क्या करता है? हम लोग डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद उधार में गुड्स देते हैं। बस यही डिफरेंस दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब इसको डिटेल में आप समझना चाहें तो समझ लीजिए। डेटर्स आर पर्सन्स। डेटर कोई पर्सन है, कोई फर्म है, यानी कि कोई आदमी भी मेरे बिजनेस में आके उधार ले सकता है, कोई सेम मेरे जैसा कोई बिजनेसमैन ही मेरे से उधार ले सकता है। यानी कोई पर्सन भी उधार ले सकता है, कोई फर्म भी मेरे से उधार ले सकता है।
that owe to another party. They have received goods or services on credit and are obligated to repay the debts. ठीक है, यानी जिन लोगों ने मुझसे उधार लिया हुआ है और वो लोग इसका पैसा आने वाले टाइम में देंगे, वो लोग मेरे कौन हुए? डेटर्स। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब यही जो डॉक्यूमेंट हम लोग इनसे बनवाएंगे, साइन करके लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ड्रॉई किसको बोलते हैं? जैसे कि दो पार्टी है इसमें, मैं सेलर हूं तो मैं डॉक्यूमेंट को बनाऊंगा, मैं ड्रॉवर हो जाऊंगा, ठीक है। जो ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर हो जाएगा और सामने वाली पार्टी इस पर साइन करके मुझे देगी, ठीक है। तो ये जो आदमी साइन करके एक्सेप्ट करके जो बिल को देगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉई। यानी कि जो बिल को बनाएगा यानी सेलर हो जाएगा ड्रॉवर और जो परचेजर है वो बन जाएगा ड्रॉई, ठीक है। एंड देयरफॉर लीगली बाइंडिंग फॉर पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है जैसे कि इस बिल में जो डेट लिखी हुई है 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद मैच्योरिटी डेट है, 2 मंथ तो 2 मंथ के बाद मैच्योरिटी डेट है। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है जितने दिन के लिए बिल लिखा गया है वो डेट जब आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी डेट। तो ये लीगली बाइंडिंग है इनके ऊपर में कि इनको पैसा देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देते तो हम लोग इनके अगेंस्ट में क्या करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड पेएबल। हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो क्रेडिट यानी उधार में गुड्स परचेज करके भी लाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट उधार में बेचते हैं, सेल करते हैं, उसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बिजनेस में कहीं ना कहीं से उधार में लेके भी आते हैं। तो जिन लोगों से हम लोग उधार में गुड्स एंड सर्विसेज लेके आते हैं वो उनको हम लोग कब क्या करेंगे? फ्यूचर में पैसा देंगे, यानी 15 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे। तो वो जिनसे हम लोग क्रेडिट में गुड्स या सर्विस परचेस करके लाते हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? वो हमारे हो जाएंगे ट्रेड पेएबल, ठीक है। ट्रेड पेएबल 2 टाइप का होता है। अगर हम लोग विश्वास पे बिना डॉक्यूमेंट के उधार लेके आते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर है। अगर हम लोग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज उनको देकर साइन करके आते हैं और तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? बिल्स पेएबल हो जाएंगे, ठीक है। आइए डिटेल में समझते हैं। ट्रेड पेएबल रेफर्स टू द अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू इट्स सप्लायर्स। यानी सप्लायर का जो पैसा हमारे ऊपर बाकी है वो क्या है? ट्रेड पेएबल है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। उधार में जो हम लोग गुड्स या सर्विस खरीद के लाते हैं उसका पैसा जो हमारे ऊपर बाकी है वो ट्रेड पेएबल है, ठीक। बहुत सिंपल है। अब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है बिल्स पेएबल। क्रेडिटर का मतलब आप समझ ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। क्रेडिटर आर इंडिविजुअल्स। क्रेडिटर कोई इंडिविजुअल, एक आदमी भी हो सकता है, कोई फर्म यानी कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है, ठीक है। टू whom a debts is owed for goods and services provided by them on credit। उधार में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग लाते हैं लेकिन बदले में कोई डॉक्यूमेंट साइन करके देकर नहीं आते हैं, तो जिन लोगों से हम लोग विश्वास पर उधार लेकर आए हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेरा सप्लायर है जिसका नाम है पी, ठीक है। बहुत पुराना सप्लायर है, हम लोग इनसे 10 साल से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। ये विश्वास पर मुझे उधार दे देते हैं, मैं भी उनको विश्वास पर पैसा दे देता हूं, ये मेरे कौन हुए? क्रेडिटर। वहीं पर एक न्यू बिजनेसमैन है जिसका नाम है क्यू, इनसे भी मैं उधार लेना चाहता हूं लेकिन ये मुझे उधार देंगे, लेकिन क्या बनाने के बाद? एक पेपर बनाने के बाद। यानी क्यू एक पेपर बनाएगा, क्यू एक पेपर बनाएगा, यानी क्यू सेलर है और इस बार हम लोग परचेजर हैं। तो क्यू एक पेपर बनाएगा, क्यू हो जाएगा ड्रॉवर और हम लोग इस पेपर पर साइन करके एक्सेप्ट करके क्यू को देंगे कि हाँ आपका पैसा मैं लिख कर देता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 2 मंथ के अंदर अंदर आपका पेमेंट कर दूंगा। तो क्यू मेरा कौन हो गया? बिल्स पेबल हो गया। यानी इनके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मैंने साइन करके दिया है जिसके बिहाफ में मैं क्यू से क्या ले सकता हूं? उधार ले सकता हूं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेपर है, यही क्या है? बिल्स पेबल है। इसके बिहाफ में मुझे उधार
किससे मिल जाएगा, क्यू से मिल जाएगा। ठीक है, बिल्स पेबल रेफर्स टू अ रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस by one party to pay certain sum of money to another party either on demand or a specified future date। यानी कि डिमांड पर या फिर जो एक डेट इसमें लिखी हुई होगी 2 मंथ 1 मंथ जो भी है उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बीतने पर हम लोग क्यू को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आज ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है।